Good evening, students. Welcome to Sarv Pratham Pathshala. Today we will be covering the first chapter of history, class 12, bricks, beads and bones. And ये पहला part है, आप लोगों को दूसरा part भी मिलेगा. But to understand this chapter completely, I hope आप दोनों parts देखेंगे. So let's continue. So the first topic is the introduction. जो इंट्रोडक्शन है उसमें तीन मेन चीजें हैं हेडिंग के अंदर, दैट इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स. ब्रिक्स का यहाँ पे मीनिंग है कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको एडवांस्ड मेथड्स यूज करके बनाया है. नेक्स्ट इज आर बीड्स. बीड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है उनका जो ज्वेलरी का कलेक्शन है जिसको उन्होंने यूज किया है, यहाँ पे लापिस लजुली जैसे स्टोन्स को यूज करके बनाया है और ट्रेड किया है दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ, दैट इज बीड्स. नेक्स्ट है हमारा बोन्स. बोन्स हमें ये सिग्निफाई करने में हेल्प करता है कि कैसे हमने बरियल्स में क्या पैटर्न्स रहे हैं, किस डायरेक्शंस में बॉडीज को बरी किया जाता था, क्या उनके ट्रेडिशंस होते थे, क्या उनके बिलीफ्स होते थे उस टाइम पे. एंड हम ये भी देखेंगे कि किस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोजा गया है. सो 1920s तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में किसी को भी कुछ आइडिया नहीं था. एंड ऑल्सो ये तब निकल कर आया है जब इंडियन रेलवेज अपनी ट्रैक्स बना रही थी एंड दे ऑल्सो यूज दीज ब्रिक्स फॉर देयर रेलवे कंस्ट्रक्शन. अब हम आते हैं कि किसने इस एक्सकवेशन को किया. सो बहुत बड़े हिस्टोरियन है दयाराम साहनी. इन्होंने एक्सकवेट किया हड़प्पा को 1921 में, फिर रखाल दास बैनर्जी ने डिस्कवर किया मोहनजोदारो को 1922 में. एंड डिस्कवरी से ये पता चला कि कैसे इंडिया भी एक प्रॉपर सिविलाइजेशन को केटर करता था एंड किस तरीके से ये दूसरे सिविलाइजेशन जो उस टाइम पे चल रहे थे कॉरेस्पॉन्डेंटली, जैसे कि मेसोपोटामिया जो कि मॉडर्न डे इराक बोला जाता है, एंड इजिप्ट, इनके साथ भी ये लोग ट्रेड कर रहे थे. जो सिविलाइजेशन थी वो हमने मेनली देखा है कि बलूचिस्तान और हरियाणा तक एक्सपैंडेड थी. साथ ही साथ ये हमारी लास्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन को भी इंडिकेट करता है. The next slide is the genesis of the Harappan civilization. Genesis का यहाँ पे मतलब है origin. So हड़प्पा के मेनली बहुत सारे कल्चर्स हुआ करते थे. यहाँ पे दो कल्चर्स हैं. पहले तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड देन देयर इज मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन. इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इसमें बेसिकली कैसे कैसे चीजें एडवांस हुई है वो हम देखेंगे. So the first point is the Harappan civilization was preceded by various smaller distinct early Harappan cultures, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया. और जो ये अर्ली सोसाइटीज होती थी इनके खुद के बहुत ज्यादा यूनिक स्टाइल्स होते थे पॉटरी के. साथ ही साथ ये लोग फार्मिंग को भी प्रैक्टिस करते थे, हर्डिंग विच इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एंड साथ ही साथ क्राफ्ट्स को. इनकी जो सेटलमेंट्स हुआ करती थी ये बहुत ज्यादा स्मॉलर होती थी साइजेस में. जैसे आप आजकल घरों के साइजेस देखते हैं उससे बहुत ज्यादा अलग हुआ करते थे उस टाइम पे घरों के साइजेस, बहुत ही स्मॉल. और हमने ये भी देखा है कि कैसे अर्ली और मैच्योर हड़प्पन पीरियड्स में स्मूथ प्रोग्रेशन नहीं है, एक ब्रेक है. और ये ब्रेक थोड़ा ड्रास्टिक है. हमने देखा है कि जो यहाँ पे चेंजेस आए हैं वो बहुत ही फास्ट तरीके से आए हैं रादर देन अ स्मूथ ट्रांजिशन, जैसे चीजें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है. Some sites show evidence of widespread burning and abandonment during this transition, marking the end of the early period and the rise of the civilization. So बहुत सारी sites में हमें ये भी देखने को मिला है कि उनको लोग burn और abandon करके जाते थे so that they could settle in a different site and a more better environment for their livelihood. इस practice को हम slash and burn से भी कहीं ना कहीं relate कर सकते हैं, जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करने के बाद उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाने के बाद उसको स्लैश और बर्न कर देते हैं एंड देन दे शिफ्ट टू अ डिफरेंट पीस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर. देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, द हड़प्पन फूड एंड फार्मिंग. तो जो मेच्योर हड़प्पन पीपल होते थे ये फार्मिंग ट्रेडिशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते थे. और हमने ये भी देखा है कि इस पीरियड के दौरान, मेच्योर हड़प्पन पीरियड के दौरान, लोगों ने इस एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन किया है. आर्कियोलॉजिस्ट जो कि आर्कियोबॉटनिस्ट थे, जो कि बेसिकली आपके फूड प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस किया है कि यहाँ पे ये लोग बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को अपनी डाइट में कंज्यूम करते थे. और इन प्लांट्स में हम आप देखेंगे कि वीट, बार्ली, लेंटिल्स, चिकपीस और सेसमे,
ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। मिलेट्स गुजरात में मिले हैं। गुजरात में भी बहुत सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। मैंने मेंशन किया था कि ये बलूचिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, बट बहुत सारे डिस्टिंक्ट पार्ट्स भी हैं जो कि अलग अलग हड़प्पन फेजेस के दौरान इन जगहों को घेरते थे। ठीक है, ये एरियाज आते थे। हम डिस्टिंक्टिवली एक सिंपल मैप नहीं बना सकते हैं इसका, बिकॉज फेजेस के दौरान जो एरियाज है वो शिफ्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। मिलेट्स गुजरात से मिले हैं। बोन्स जो हैं वो हमें कैटल, शीप, गोट्स, बफेलो एंड पिग्स की मिली है, जिनको एज अ प्राइमरी फूड सोर्स ये लोग यूज करते थे। कैटल आप समझते होंगे, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं। उसके अलावा जो शिप्स, गोट्स और इवन डॉग्स भी मिले हैं बरियल से। ओके, सो ऐसा माना जाता है कि ये लोग पेट्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी प्रैक्टिस करते थे, जहाँ पे ये लोग इन्हें पालते थे। एंड साथ ही साथ बोन्स भी मिले हैं वाइल्ड एनिमल्स के, जैसे बोर, डियर एंड घड़ियाल वर ऑल्सो प्रेजेंट, बट इट्स अनक्लियर कि उनको क्या हंट किया जाता था या फिर उनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। ये डिबेट अभी भी चलती है। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोन्स मिले हैं फिश और फाउल के। फाउल बेसिकली एक बर्ड है जो कि बहुत ज्यादा चिकन की तरह दिखता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू hen। ओके, एंड फिश के बोन्स भी मिले हैं, जिनको ये लोग रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में कंज्यूम करते थे। देन लेट्स कम टू अ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आपको सिंपली बताता है कि क्या क्या प्लांट्स और क्या कौन से एनिमल्स ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे और कौन से वाइल्ड एनिमल्स उस टाइम पे होते थे। सो जो प्लांट्स ये लोग ग्रो करते थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करते थे, वो थे वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी। रिवाइज करें हम एक बार, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, मिलेट्स जो कि गुजरात से मिले हैं, और राइस भी, जो कि बहुत रिलेटिवली हमें कम मिले हैं, बट स्टिल वी हैव फाउंड देम। एनिमल हम देखें तो कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। ठीक है, एंड उसके अलावा जो ये लोग हंट करते थे, क्योंकि इनको अर्ली सिविलाइजेशन है ये, तो इसलिए यहाँ पे हंटर गैदरर्स की भी बहुत पॉपुलेशन थी, इसलिए यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है, बोर, डियर एंड घड़ियाल। देन लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कैसे हड़प्पन फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे एडवांस्ड हुई है। पहले तो प्लोइंग पे आते हैं हम। प्लोइंग आप समझते हैं कि कैसे लैंड को प्लो किया जाता है, सो दैट वी कैन ऐड द सैपलिंग्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांट्स, ताकि वो बाद में जाके ग्रो हों। जो ड्राइंग्स है सील्स पे, वो हमें ये बताती है कि ऑक्सिन का यूज किया जाता था टू प्लो द लैंड। उसके अलावा टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं हमें, जिसपे बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे फ्लोइंग करी जाती थी, एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी उस टाइम पे एग्रीकल्चर के लिए। और ये मेनली हमें चोलिस्तान और बनावली वाली साइट्स में इंपॉर्टेंट तरीके से मिले हैं। फील्ड्स पे आते हैं। जो फील्ड्स होती थी वहां पे ना एक पैटर्न मिला है हमें, जैसे आप फ्लोइंग करते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखता होगा वेव्स का। ठीक है, सो उन वेव्स को बोला जाता है फरोज। तो ये जो फरोज हैं, इनके हमें पैटर्न्स मिले हैं कालीबंगन में, जो कि हमें बताता है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से फार्मिंग को किया जाता था उस टाइम पे। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में जो टूल्स यूज होते थे उसका अभी तक प्रॉपर पता तो नहीं लगा है, बट it is assumed that they were either made of stone blades or metal tools, but most likely हो सकता है कि वो stone blades ही हुआ करते थे, because ये bronze age की ending है। ठीक है, सो इस टाइम पे उतने एडवांस टूल्स तो नहीं बना पाए होंगे वो लोग, सो इट इज मोस्टली अज्यूम कि वो लोग स्टोन ब्लेड्स यूज करते थे। नेक्स्ट आते हैं इरिगेशन पे। फार्मिंग इस एरिया में जो थी वो उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती थी। सेमी एरिड यहाँ पे क्लाइमेट होता था, मतलब ना ही तो ज्यादा बारिश और ना ही ज्यादा गर्मी, इस तरीके का ये रहता था एनवायरमेंट। लाइकली रिलाइड ऑन इरिगेशन, और इनको इसलिए इरिगेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता था, अदरवाइज जो इनकी फील्ड्स थी वो खराब हो जाती थी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कैनाल्स बनी हुई है। कैनाल्स हमें शॉर्टुगाई में मिलती है, और वाटर रिजर्वायर्स भी मिलते हैं। वाटर रिजर्वायर्स आप समझते होंगे, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। वेल्स भी हमें मिलते हैं डोलावीरा में, जो कि एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमें इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे ये किस तरीके की एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, जो अराउंड 3,000 साल पहले यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट है मोहनजोदारो, ब्लूप्रिंट ऑफ अर्बन प्लानिंग। तो मोहनजोदारो वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइट्स जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे एक्सकेवेट करी गई थी। हड़प्पा पहली थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए रखा गया है बिकॉज ये
जो इंडस रिवर है ये यहाँ पे वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रिवर हुआ करती थी. सो Mohenjo-daro is a prime example of Harappan civilization urban planning. The city was divided into two distinct parts. अभी बहुत सारे क्लेम्स किए जाते हैं कि सिटाइडल और लोअर टाउन ये दो डिवीजन किए गए थे, ठीक है. अब ये दो डिवीजन के बेसिस को अभी भी डिबेट किया जाता है कि क्या ये सोशल बेसिस पे था, क्या ये लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे था, या फिर ये एक लाइवलीहुड का तरीका था जो लोग अपने फूड ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए अलग अलग जगहों में रहते थे, which is still debatable, but हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको क्या है. Citadel. This was a smaller elevated section physically separated by walls. Buildings were constructed on mud brick platforms, giving it a higher position. It may have served a specialized purpose, perhaps for administration or rituals. तो ये जो एरिया है ये बाकी पार्ट ऑफ द सिटी से बहुत छोटा था, बट क्योंकि ये एक सिटाइडल था, मतलब इसका जो सरफेस था ग्राउंड से वो ऊंचा था और इसको इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी अगर बाहर का इंसान आके देखे तो ये एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर की तरह लोगों को दिखेगा. मतलब इसको बनाया इस तरीके से गया था कि ये अलग दिखे बाकी बिल्डिंग से. और यहाँ पे माना जाता है कि ये जो बिल्डिंग थी ये दो पर्पसेस के लिए यूज करी गई होगी उस टाइम पे, आइदर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रिचुअल. एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ पे किंग्स की एग्जिस्टेंस थी, बिकॉज अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में किंग का रूल था या नहीं था, बट वी कैन से कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, किंग के बिना भी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है. सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, द लोअर टाउन. जो लोअर टाउन था वो ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे एक स्पेशलाइज पर्पस हुआ करता था, तो यहाँ पे लोग रहते होंगे ये हम डिबेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. अब लोअर टाउन में क्योंकि बाकी के लोग रहते थे जो नॉर्मल हमारी पॉपुलेशन है वो, and more extensive part of the city. It was also walled. Its buildings were built on foundation and platforms were sheer. Scale of platforms suggests a massive mobilization of labor. तो ये जो लोअर टाउन था इसको नॉर्मल बिल्डिंग्स जैसे घर होते हैं वैसे बनाया गया था टुकड़ों में, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में. और साथ ही में यहाँ पे मड ब्रिक्स यूज करी गई थी. मड ब्रिक्स की डायमेंशंस होती थी, ठीक है, 1x2x4 की, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि मड ब्रिक्स की क्या डायमेंशन होती थी और किस तरीके से वो लोग मड ब्रिक्स को बनाते थे. तो मड ब्रिक्स को बनाने की प्रोसेस होती थी, वो लोग मड ब्रिक्स को लेते थे, दे यूज टू स्ट्रक्चर देम एंड देन दे यूज टू बर्न देम. सो बर्न करने से क्या होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा सॉलिड हो जाता है और फिर वो बाद में इन ब्रिक्स को यूज करते थे. और आपको अगर इनकी क्वालिटी पे डाउट है तो आप ये भी देख सकते हैं कि 1920s में ये जो ब्रिक्स है ये बाद में रेलवेज बनाने के टाइम पे भी यूज हुई है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन. The city's design was incredibly planned and uniform. Construction was confined to a specific area and buildings were made with standardized bricks of consistent size 1:2:4 for height, breadth and length. So यहाँ पे 1 जो होता था वो height, 2 जो होता था वो breadth थी और length जो था वो 4 की थी, ठीक है. इस यूनिफॉर्म स्केल को लेके यहाँ पे सारी ब्रिक्स बनाई गई हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पार्ट 1 समझ आया हो. एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं देन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.